हेलो क्लास। हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फेडरलिज्म के बारे में देखा काफ़ी कुछ पिछले लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें कि अब मैं आपको बताऊंगी कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस में आया है, कैसे फेडरलिज्म को हमने यूज़ किया है। ठीक है। So, constitutional provision are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. जो constitution के provision है वो federalism के लिए necessary है, but वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो बस काम खत्म हो गया, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, हमें उस चीज़ को अमल में भी लाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को प्रैक्टिस में भी लाने की ज़रूरत है कि एक्चुअली फेडरल कंट्री होती क्या है, एक्चुअली फेडरलिज्म कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन द फेडरल इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. जो फेडरलिज्म जो इंडिया में सक्सेसफुल हो पाया है वो इसलिए नहीं सक्सेसफुल हुआ है कि भाई क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े अच्छे से लिख दिया है, इसलिए हम जो है एक अच्छी फेडरेशन बन पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे से फेडरलिज्म हम सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इंडिया में। मतलब हमारा जो देश हमें आज दिखता है ऐसा नहीं था, ऐसा देश बना है, ये काफ़ी मेहनत के बाद बना है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इस देश के लोगों का, इस देश के लीडर्स का जो जज्बा था वो डेमोक्रेटिक था। वो लोग इस देश में सच्ची में डेमोक्रेसी को सस्टेन करवाना चाहते थे और वो सच्ची में इस देश को फेडरल तरीके से मतलब हर किसी को उसकी पावर देना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो पावर हंगर था कि सारी पावर मेरे कब्जे में आ जाए या मैं ही सारी पावर को हड़प लूँ। ऐसी वाली सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सच्ची में जो देश के लीडर्स थे वो चाहते थे कि देश में शांति बनी रहे और देश के लोग एकजुट होकर काम करते रहे। और ठीक है, हरियाणा वाले को हरियाणवी ज़्यादा पसंद है तो लेट इट बी, पंजाब वाले को पंजाबी ज़्यादा पसंद है तो लेट इट बी, कोई बात नहीं। ऐसा किसी पे थोपा नहीं गया कि नहीं तुम्हें हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, नहीं तुम्हें पंजाबी ही बोलनी पड़ेगी, ऐसा थोपा नहीं गया। अब ये चीज़ें हमें अब बड़ी नॉर्मल लगती हैं कि हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग से ये ऐसा नहीं था। ये हमने बहुत मेहनत करके, हमारे लीडर्स ने बहुत मेहनत करी है, तब जाके ऐसा ये देश बना है। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो इंडिया में हुआ फेडरलिज्म को लेके वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर। तो इसको हम समझ लेते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब है कि जो स्टेट लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने अभी बोला पंजाबी पंजाब, ठीक है, हिमाचली हिमाचल, ठीक है, हिंदी बोलता हुआ पार्ट हरियाणा हो गया, क्योंकि हरियाणवी एक बोली है, एज सच कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक बोली है ना। तो ये हिंदी स्पीकिंग जो पार्ट था वो हरियाणा बन गया, राइट। ऐसे ही जो मलयालम बोलते हैं वो केरला में हो गए, ठीक है। तेलुगु बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिल बोलते हैं तमिलनाडु में। ये सब हुआ कैसे, ऐसे कैसे हमने डिफाइन कर दिया कि इस एरिया में ये है ये है। तो इनिशियली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में ऐसे स्टेट्स नहीं थे जैसे अभी दिख रहे हैं। जैसे अभी हमें स्टेट्स दिखते हैं, ऐसे ही जैसे मैप में आप देख पा रहे हो इतने क्लियरली डिमार्केटेड, ऐसे स्टेट्स नहीं थे। बहुत ही अलग, तब का मैप बहुत ही अलग था, ठीक है, क्योंकि हमने उस टाइम जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर था और फिर बहुत सारे राजे महाराजा थे उनके अंडर था। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी ये बने हुए हैं, जैसे कि आपको अगर आपने कभी सुना हो पहले, महाराष्ट्र गुजरात एक ही हुआ करते थे, महाराष्ट्र और गुजरात। अभी हम सोचते भी नहीं है कि महाराष्ट्र गुजरात एक ही होते होंगे, पर महाराष्ट्र गुजरात एक ही हुआ करते थे, राइट। ऐसे ही तेलंगाना तो बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, बिल्कुल ही रीसेंट है ये, तो अभी थोड़े सालों पहले ही अलग हुए हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग हुए क्यों, कैसे होना स्टार्ट हुआ? तो हुआ ये कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में बहुत ही अलग तरीके का मैप था, बहुत ही अलग तरीके से स्टेट्स थे, मतलब बिल्कुल मिसमैनेज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके के स्टेट्स थे।
उस टाइम देश के लीडर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि देश का पार्टीशन हो रहा था, देश का पार्टीशन हो रहा था, और वो नहीं चाहते थे कि देश का दूसरा पार्टीशन हो, देश के और पार्टीशन हो, वो इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए वो इंडिया में एज सच डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जिनके पास ज़्यादा पावर हो ऐसे क्रिएट नहीं करना चाहते थे, वो स्टेट्स को कम ही पावर देना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कुछ सालों बाद लोगों के तरफ से डिमांड आने लगी कि उन्हें अपनी लैंग्वेज का एक अलग राज्य चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनकी लैंग्वेज वाला राज्य हो, ताकि उन लोगों की तरक्की हो सके, जो एक कल्चर के लोग हैं, एक लैंग्वेज के लोग हैं, उनकी तरक्की हो सके। जैसे कि मान लो हरियाणवियों को लगा कि हमारी तरक्की होनी चाहिए, पंजाबियों को लगा हमारी, तमिल को लगा हमारी तरक्की होनी चाहिए, है ना। तो उन्हें लगा कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको एक स्टेट मिलना चाहिए, और उस स्टेट के लोगों को उस स्टेट में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, कि हमें उसी स्टेट में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो ये एक आइडिया निकल के आया। तो फिर क्या हुआ, फिर जो उस टाइम नेहरू जी थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू जी ने एक कमीशन बनाया। ठीक है, उस कमीशन ने बताया कि कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट कितनी कितनी दूरी पे कैसे बनेगा, क्या होगा। उन्होंने पूरा स्टेट्स का बताया कि ऐसे ऐसे करके हम स्टेट्स बनाएंगे और ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे ये स्टेट इसलिए क्रिएट हुए, इस तरीके से ये स्टेट तब क्रिएट हुए। फिर उसके बाद 2000 में क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश की, वो अच्छे से हो नहीं पा रही थी। ठीक है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वो रीजन बहुत बड़ा था, वो जगहें काफ़ी बड़ी थी, जो मध्य प्रदेश और ये झारखंड, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी जगहें बहुत बड़ी बड़ी थी। तो क्या किया, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी तो कोई भी सुनता नहीं है, हमारी तो कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारे एरिया को तो बिल्कुल कोई भी विकास इसका देखता नहीं है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करवाता है और। तो सरकार ने सोचा कि ठीक है, इन लोगों की भी डेवलपमेंट हो, तो इनको अगर लगता है कि हम अलग हो जाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उन्होंने 3 नए स्टेट बना दिए। ठीक है, फिर 3 नए स्टेट बना दिए। फिर 2014 में तेलंगाना नाम का जो नया राज्य बना था, तो तेलंगाना को लगा था कि जो हमारा रीजन है उस रीजन पे कोई ध्यान ही नहीं देता, उस जगह पर कोई ध्यान ही नहीं देता, सारे लोग आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए फिर तेलंगाना भी अलग हो गया, तो तेलंगाना को भी अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से स्टेट हमारे यहाँ पे बने। फिर एक तो ये हमने मतलब हर किसी को जिसने जो पावर मांगी हमने उसको दी। सेंटर ने ऐसा नहीं रखा कि मेरे पास ही सारी पावर रहनी चाहिए, नहीं, सेंटर ने स्टेट्स को उनकी पावर दी, है ना। स्टेट्स को दिया कि ठीक है भाई, तुम अलग रहना चाहते हो देन ओके, बट शांति से रहो, है ना, यहाँ पे दंगे फसाद मत करो भाई, बस शांति से रहो। नेक्स्ट थी लैंग्वेज पॉलिसी। जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसके बारे में क्या था, ऐसा था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी एज सच कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं। ठीक है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जो ये हम बोलते हैं ना हिंदी नेशनल लैंग्वेज, वो मिथ है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि जिसको बार बार बोलते रहते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जब आप एक देश चलाते हो और जिस देश में मतलब हजारों भाषाएं हैं, ठीक है, उस देश में हजारों भाषाएं हैं, तो आप हजारों भाषाओं में तो सारा रिटर्न काम नहीं करोगे ना। जो भी ऑफिस का रिटर्न काम है, सरकारी काम है, वो उन हजारों भाषाओं में तो नहीं करोगे। तो आपको कुछ लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, है ना, कोई एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी जिसको आप यूज कर सकते हो एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमने चूज करी थी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज चूज किया था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट के लोग हिंदी बोला करते थे, मैक्सिमम लोग जो थे वो नहीं बोलते थे। इनफैक्ट साउथ इंडिया में तो अभी भी आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखोगे इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग इंग्लिश बोला करते थे। अब तो हम इतनी बड़ी पोर्शन, जो हमारी इतनी बड़ी जनता है वो इंग्लिश बोलती है, हम उसको तो नहीं नकार सकते ना कि भाई नहीं इंग्लिश नहीं बोलनी है कुछ। तो हमने 2 लैंग्वेजेस रखी, एक रखी हिंदी, एक रखी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेजेस को हमने रखा। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि बोला था कि 15 साल के बाद जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था,
तब बोला 1950 में, 1950 में तब बोला था कि हिंदी को हम ट्राई करेंगे कि पूरे देश के लोग सीख जाएं, कि हिंदी को ही सीख जाए और किसी लैंग्वेज की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा था कि शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एजुकेशन इतनी जल्दी फैली नहीं, और जिन लोगों को हिंदी का कुछ भी नहीं पता, वो लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी ही नहीं है, वो हिंदी कहाँ से बोलेंगे, वो तो अपनी बोलेंगे ना जो भी उनकी लैंग्वेज है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हुई। तो जब 15 साल हुए, मतलब 1965 आया, तो जो लोग थे वो भड़क गए। उन्हें लगा कि अब उनकी लैंग्वेज की तो कोई इज्जत ही नहीं रही है। सिर्फ हिंदी को अगर इन्होंने थोप दिया कि सिर्फ हिंदी ही रहेगी, तो फिर जो उनकी लैंग्वेजेस है उनका क्या होगा, जो उनकी खुद की लैंग्वेजेस है या इंग्लिश आती है उन्हें, तो उसका क्या होगा। उनसे तो ज़बरदस्ती पेपर हिंदी में लिखवाए जाएंगे, जबकि उन्हें हिंदी तो आती ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सारे सरकारी एग्ज़ाम होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो हिंदी में होंगी। अगर वो हिंदी में होंगी और उन्हें तो हिंदी आती नहीं है, तो इसलिए उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो इसलिए वहाँ पे पूरे साउथ इंडिया में बहुत भयंकर प्रोटेस्ट चालू हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे पिक्चर में आई। तो उन्होंने इन लोगों को पैसिफाई किया, इन लोगों को समझाया कि ओके ठीक है, आप चाहते हो कि हिंदी को ऐसे इम्पोज ना किया जाए, तो हम हिंदी को रखेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज और साथ में इंग्लिश को भी रखेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी बोल दिया कि आप जिस भाषा में चाहो आप उस भाषा में पेपर दे सकते हो। तो अभी भी अगर आप किसी भी मतलब आपके स्कूल में भी 3 लैंग्वेजेस सीखनी कंपलसरी होती हैं, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एक कोई संस्कृत सीख लेता है, ये तीसरी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस होती हैं, हर जगह पर 3 लैंग्वेजेस होती हैं। तो तीसरी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा तीसरी कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से 3 लैंग्वेज पॉलिसी चलानी स्टार्ट हुई कि आपकी मर्जी है। जैसे पंजाब में अगर आप देखो तो लोग पंजाबी में पढ़ते हैं, पंजाबी में सारा कुछ करते हैं ना, प्राइमरी तक सारा पंजाबी का करते हैं, और फिर उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा भी करते हैं। लाइक उनको ऐसा नहीं बोला जाता कि भैया नहीं तुम हिंदी पढ़ो या तुम ये इंग्लिश ही पढ़ो, ऐसा नहीं। वो फिर उनको अलाउ करते हैं कि आपको पंजाबी पढ़नी है, आप पंजाबी भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदी इंग्लिश भी साथ में पढ़नी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश भी आपके साथ में रहेंगी ही रहेंगी, है ना। तो इस तरीके से एक लैंग्वेज पॉलिसी बनाई ताकि देश में शांति बनी रहे कि आपको आपकी लैंग्वेज से प्यार है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखो, ठीक है, उसको कोई छेड़ने नहीं वाला है। बट हिंदी और इंग्लिश भी यूज में रहेंगी, हम इंग्लिश को भी नहीं हटाने वाले। इंग्लिश जब तक जहाँ पे जनता यूज करना चाहती है वो यूज करे, तो तब जाके लोग शांत हुए। इस तरीके से हमने लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर काम किया, ठीक है। ये उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन, कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा रहा है। मतलब इतने टाइम से सेंटर अपनी दादागिरी चलाता आ रहा है या स्टेट अपनी दादागिरी चलाते आ रहे हैं, कोई किसी पे भारी पड़ता है या क्या दोनों इक्वल हैं, कैसे चलता आ रहा है, ये क्या कनेक्शन है, ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश में और इवन सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। पूरे देश में, पूरे देश के स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस को इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, जो कुछ सेंटर बोलता था स्टेट फॉलो कर लेते थे, ठीक है। जो भी सेंटर कहता था स्टेट फॉलो कर लेते थे। तो स्टेट्स के पास उतनी पावर थी नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटर में बहुत ही पावरफुल लीडर थे, कौन थे, नेहरू जी थे, राइट। तो इसलिए स्टेट्स जो थे वो दबे दबे रहते थे, ऑलवेज दबे दबे रहते थे, ज़्यादा अगेंस्ट नहीं जाते थे या खुल के अपनी बातें नहीं करते थे, जैसा सेंटर ने बोल दिया वैसा क्या करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 1960s के टाइम में काफ़ी सारी लोकल पार्टीज बन गई, जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी सुना होगा, या हरियाणा में आपने ये कौन सी पार्टी है, चौटाला की जो पार्टी है, उस पार्टी के बारे में सुना होगा, या सबसे फेमस अपनी आम आदमी पार्टी। ये जो होती है ये लोकल पार्टीज है ना, जो किसी एरिया में लोकल पार्टी है, ठीक है। तो बहुत सारी लोकल पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां उठ गई, आने लग गई उसमें
पॉलिटिक्स में। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इन छोटी पार्टीज को वोट देना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सेंटर था उसको थोड़ी थोड़ी पावर स्टेट्स को देनी पड़ गई। क्योंकि देखो मान लो एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और एक सेंटर में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो जो कांग्रेस की सरकार है वो तो मांगेगी कि भैया हमें हमारे स्टेट के पूरे राइट्स चाहिए, मैं मेरे स्टेट में ये करूँगा जैसे करूँगा। वो अपनी बात पूरी खुल के रखेंगे, है ना, वो अपनी चीज़ें पूरी खुल के रखेंगे। वो अलग बात है कि सेंटर उन्हें करने दे या ना करने दे, राइट। वो फिर दूसरा ही मुद्दा हो जाता है, लेकिन करने देना चाहिए। रियलिटी में क्या मतलब, जो आइडियली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करने देना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो ऐसा हो सकता है कि सेंटर ने कुछ डायरेक्शन दी हो और स्टेट उसको मना कर दे कि मुझे नहीं करना। अगर वो स्टेट की लिस्ट में आता है, वो फंक्शन स्टेट की लिस्ट में आता है, तो स्टेट ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सेंटर कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह से जो सेंटर था उसको थोड़ी थोड़ी पावर देनी पड़ गई, थोड़ी सी पावर डिवाइड करनी पड़ गई। उसके बाद 1990s का टाइम आता है। 1990 के टाइम में जो सेंटर में सरकार थी वो है कोलिशन गवर्नमेंट बन गए। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब होती है 60 घाट की सरकार, जो 60 घाट करके बनती है। मतलब किसी को मेजॉरिटी मिली ही नहीं, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, सारे मिलजुल के मिला जुला के सरकार बना रहे हैं। मतलब 20 MP इसके ले लिए, 20 MP उसके ले लिए, ऐसे कर करके मतलब एक दूसरे से सपोर्ट लेके, बहुत सारी पार्टीज आपस में सपोर्ट लेके एक दूसरे के साथ उन्होंने सरकार बनानी स्टार्ट करी। तो अब क्या होता है, जब इतनी सारी पार्टीज आपको सहयोग दे रही होती हैं, किसी को PM बना रही होती हैं, तो वो बोलती है PM को कि भाई देखो हम तुम्हें PM तभी बनाएंगे जब तुम हमें होम मिनिस्ट्री दे दोगे या तुम हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब जो भी उन्हें चाहिए वो मांग लेते हैं कि भाई देखो हम तो तभी बनाएंगे तुम्हें प्राइम मिनिस्टर जब तुम ये चीज़ हमारी पूरी कर दोगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से जो सेंटर है उसके पास उतनी बार्गेनिंग पावर रही ही नहीं। जो सेंटर है उसके पास उतनी पावर रही नहीं। अब जो PM है वो बेचारा तब तक PM है जब तक वो दूसरों को बात सुनता रहेगा, दूसरों की जो भी दूसरे कह रहे हैं, जो भी दूसरी पार्टीज बोल रही हैं, उन पार्टीज को उनकी बातों को मानता रहेगा ताकि वो सपोर्ट करते रहे, तब तक वो PM रहेगा। इसीलिए ज़्यादा अब वो खुल के नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे अब सेंटर और स्टेट जो है वो थोड़े इक्वल आ गए हैं, एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, क्योंकि सेंटर एकदम धड़ल्ले से मतलब दादागिरी नहीं कर सकती है, उसे स्टेट का सहयोग लेना पड़ता है, उसे स्टेट्स का सहयोग लेना ही पड़ता है ताकि उनकी सरकार स्टेबल रहे, राइट। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में थोड़ा सा था, इसे आप रीड कीजिएगा। बाकी इसको एक बार और मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है आपको, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।